वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल साइन में एक बार नए वीडियो के साथ में पेश हूँ जो कि है CPR। माय फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर की कर रहे हो, किसी भी मेडिकल जो संस्था के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें पूछे जाने वाला एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जो आता है CPR से, यानी कि चेस्ट पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। यानी कि ये वो टॉपिक है जो बहुत कॉमन टॉपिक है, प्लस में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरी देखना और समझना। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से प्लस में एक सिस्टमेटिक वे से याद करते जाना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे एक बार में याद हो जाएगा, कभी नहीं बोलोगे। वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विच इज CPR, यानी कि सर C स्टैंड फॉर चेस्ट, C स्टैंड फॉर चेस्ट और P स्टैंड फॉर पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी, और R स्टैंड फॉर रिससिटेशन, यानी कि चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन करके, ठीक है, चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन करके कार्डियक मसल्स को एक्टिवेट करके, ठीक है, कार्डियक मसल्स को एक्टिवेट करके, ठीक है, और पल्मोनरी को सर परफ्यूज करवाना, यानी कि P स्टैंड फॉर पल्मोनरी और P स्टैंड फॉर सर परफ्यूजन होना, ठीक है, पल्मोनरी का भी प्लस में कार्डियक का भी। और रिसक्सिटेशन का मतलब होता है क्या, तो सर रिस्टोर द ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करना। यानी कि रिसक्सिटेशन का वैसे मतलब मैं बताऊं तो सर इट इज द करेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी व्हिच इज अकरिंग ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड वी हैव टू करेक्ट दैट फिजियोलॉजी। दैट टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर दैट करेक्शन ऑफ द फिजियोलॉजी इज नोन एज रिससिटेशन। यानी कि अपन यहाँ पे चेस्ट पल्मोनरी का रिससिटेशन कर रहे हैं और ब्लड सप्लाई को वापस से मेंटेन करने के लिए, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कार्डियक मसल्स को चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन के द्वारा कार्डियक मसल्स का सर्कुलेशन मेंटेन करना। याद रखना ये C से ही है सब कुछ जो कुछ है, ठीक है, सर्कुलेशन मेंटेन करना, दैट इज नोन एज क्या, CPR। क्वेश्चन समटाइम्स यही पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार छोटे एग्जाम्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है। तो चेस्ट पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, मतलब मैंने आपको बता दिया है, खाली बस ये होता है, ये एक इमरजेंसिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोसेस होता है जिसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर जो मेडिकल से रिलेटेड कोई भी आदमी होता है वो परफॉर्म कर सकता है, प्लस में अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर जिसको आता है ये वो भी कर सकता है, इसमें कोई इतना वो करने की जरूरत नहीं होती है, बट आपको सही ढंग से करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है CPR, चेस्ट पल्मोनरी रिससिटेशन। अगर मैं इसके बारे में और आपको बताऊं तो ये किसके लिए आता है और कैसे इसका यूज किया जाता है और कैसे कैसे ये किया जाता है। देखो क्या होता है कि ये था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने किसके बारे में दिया था, ये था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से जो रूल्स एंड गाइडलाइंस चलती आ रही हैं, किसके बारे में, CPR के बारे में, दैट इज गिवन बाय व्हिच एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को गाइडलाइंस को फॉलो करता है। देन उसके बाद में 2015 के अंदर इसको सर जो पहले से आ रही थी और 2017 के अंदर इसको मॉडिफाई किया था, ठीक है, 2017 के अंदर मॉडिफाई किया था। और पहले जो क्या था कि सर ABC रूल फॉलो करते थे और आजकल CAB रूल फॉलो करते हैं, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ठीक है, इसका मतलब, और C और सर्कुलेशन, और यहाँ पे था कि पहले कंप्रेशन करता है, देन एयरवे, देन ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये था कैप के बारे में, ये था इसको मटाने के बारे में। और ये क्या करता है सर, ये अपने किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीमोडायनेमिक के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, उस फिनोमेना के ऊपर काम करता है, उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है, सर्कुलेशन को, ठीक है, क्या, CPR, ये इसका होता है। एक इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि अगर डेफिनेशन के बारे में बताऊं कि भाई CPR को अगर अपन डिफाइन करना चाहे कि ये क्या होता है और कैसे इसको किया जाता है, तो जो फर्स्ट होती है कि भाई इट इज द प्रोविजन ऑफ सप्लाइंग ऑक्सीजन, सप्लाइंग O2 to the vital organs until the emergency help will be supplied,
यानी कि जब तक कि भाई उसकी जो केयर नहीं की जाती, इमरजेंसी में हेल्प जब तक नहीं उसको सप्लाई करती है, तब तक कि जो उसको हार्ट को परफ्यूज करके रखना, पल्मोनरी को परफ्यूज करके रखना, तो जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज सीपीआर। तो ये था इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में। अब सिंपल ये आपने पढ़ लिया, इतना समझने के बाद में अब शुरू करते हैं इससे रिलेटेड सिंपल बातें जो कि बहुत ही सिंपल है और एक बार में समझ में जाएंगे। सिस्टम से समझते चलना। सबसे पहले जो अपने पास में इससे रिलेटेड जो बातें आती हैं उसके अंदर सबसे पहले होता है कि मान के चलिए आप एक पेशेंट के रूम के अंदर गए, वार्ड के अंदर गए, और वार्ड के अंदर जाने के बाद में उसके अंदर एंट्री करते के साथ में आपने देखा कि एक पेशेंट जमीन के ऊपर गिरा हुआ है, ठीक है। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी वो अलग बात है, बट आपको सिर्फ एक पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव कंडीशन के अंदर जाके गिरा हुआ मिला। कहां पे? नीचे टेबल पे या फिर कहीं भी फ्लोर पे। तो आप जाके सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट चेक द, अगर मैं सीपीआर के बारे में प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं पूरा समझते जाना। सबसे पहले फर्स्ट चेक द रेस्पॉन्स, ठीक है। सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक करेंगे कि भाई पेशेंट कैसा है। अगर मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्या नाम है तेरा, क्या है, बोल सकता है, उठ सकता है, समझ कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, जो भी है उसका रेस्पॉन्स चेक किया जाएगा। कैसे चेक किया जाएगा? शाउट के द्वारा एंड काउज के द्वारा, ठीक है। शोक एंड शाउट होता है, शेक एंड शाउट, ठीक है। शेक शाउट या फिर शाउट शेक के द्वारा उसको उठाया जाता है, अगर भाई उठ जा कैसे भी करके। देन उसके बाद में या फिर काउज के बाद, काउज मतलब कि कैन यू हियर माई नेम, ठीक है। ये क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। ओपन योर माउथ, ओ स्टैंड फॉर ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और S stand for squeeze my hand, यानी कि squeeze my hand। ये था इसके काउज के बारे में कि भाई ये क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। तब मान के चलिए फर्स्ट चेक द रेस्पॉन्स, शाउट एंड शेक हो गया, और काउज पूछ लिया अगर पेशेंट उस टाइम पे अनरेस्पॉन्सिव मिलता है, यानी कि अनरेस्पॉन्सिव मिलता है, उसने इतनी सारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। देन उसके बाद में क्या किया जाता है? सर पल्स चेक की जाती है। सेकंड नंबर पे सर पल्स चेक की जाएगी, ठीक है। पल्स चेक करने के बाद में अगर वो कौन सी चेक की जाएगी? फर्स्ट तो सर अगर आदमी अडल्ट है, ठीक है, अडल्ट है तो उसके अंदर तो कैरोटिड चेक की जाएगी, और अगर बच्चा है ना, न्यूनेंट है, तो उसके अंदर ब्रैकियल चेक की जाएगी, ठीक है। अगर आदमी अडल्ट रहता है तो उसके बाद में कैरोटिड, और अगर बच्चा है तो उसके बाद में ब्रैकियल इज दिस इज वन एंड द कैरोटिड व्हिच इज दिस, ठीक है। तो ये पल्स चेक कर लेगी, और देन उसके बाद में पल्स चेक करने के बाद भी ना पल्स मिली ना पेशेंट रेस्पॉन्सिव मिला, यानी कि पल्सलेसनेस मिला, ठीक है, पल्सलेसनेस मिला। देन उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या किया जाएगा? तीसरे नंबर पे पल्सलेसनेस होगी, उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो इसका प्रोसेस आता है विच इज कि एक्टिव कोड ब्लू, ठीक है, एक्टिव कोड ब्लू, ठीक है, एक्टिव कोड ब्लू, जो कि इसके अंदर किया जाएगा, या फिर इमरजेंसी के लिए हेल्प मांगी जाएगी, ठीक है, इमरजेंसी हेल्प ये शुरू किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में कोड ब्लू एक्टिव करने के बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अब असली सीपीआर शुरू हो रहा है। आपने जाया पेशेंट को अनरेस्पॉन्सिव देखा, पल्स चेक कर लिए, पल्स भी नहीं है ना पेशेंट रेस्पॉन्सिव है। देन उसके बाद में आपने एक्टिव कोड ब्लू कर दिया कि पेशेंट तो किसके अंदर है भाई, हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा उसका, ठीक है। तो उसको वापस मेंटेन करने के लिए सीपीआर शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? कैप पे याद रखना, कैप का मतलब कि अगर सबसे पहले कंप्रेशन शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, अगर कंप्रेशन शुरू करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में एयरवे, और देन उसके बाद में ब्रीथिंग, ठीक है, एयरवे और देन फिर ब्रीथिंग। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कंप्रेशन की, देन सेकंड और देन थर्ड, ठीक है। ये जो इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी, कैप की जाएगी, कब की जाएगी? जब कंप्रेशन शुरू करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? उससे पहले कोड एक्टिव ब्लू करना पड़ेगा। अगर बच्चा है ना, बच्चा तो उसके अंदर जो कंप्रेशन शुरू नहीं करते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट कंप्रेशन शुरू करते हैं, और उसके अंदर कोई भी हेल्प नहीं मांगी जाती, हेल्प बाद में मांगी जाती है। अगर बच्चा है तो डायरेक्ट कंप्रेशन शुरू कर दी जाती है। अगर पेशेंट या फिर बच्चा जो अनरेस्पॉन्सिव और पल्सलेसनेस है, यानी कि उसकी पल्स नहीं है, तो उस टाइम पे डायरेक्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया जाता है। और अगर अडल्ट है तो उसके अंदर पहले कंप्रेशन शुरू करता है, और देन फिर उसके बाद में एयरवे देन ब्रीथिंग ऐसे करके होता है, ठीक है। और फिर हेल्प पहले हेल्प मांगी जाती है। तो दीज आर ऑल अबाउट द प्रोसेस, किसके बारे में? सर सीपीआर के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं अडल्ट के बारे में बताऊं कि भाई अडल्ट के अंदर कैसे किया जाता है, तो 30/2 का रेशियो होता है, ठीक है, 30/2 का रेशियो होता है। 30 कंप्रेशन होते हैं, ठीक है, और 2 ब्रीथिंग होती है, ठीक है, 2 ब्रीथिंग होती है। और सबसे पहले ये हो गया 30/2 का रेशियो होता है। अच्छा, ये तो हो गया किसके बारे में? कंप्रेशन के बारे में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सर इसकी जो साइकिल होती है, ठीक है, साइकिल क्या होती है? 30/2 की 5 साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए।
5 साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए कितने मिनट के अंदर, इन 2 मिनट्स। अगर आप सीपीआर दे रहे हो तो उसके अंदर 30/2 की 5 साइकिल 2 मिनट के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, किसके अंदर, सीपीआर के अंदर। अच्छा, फिर ये सारे पॉइंट लिखते जाना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी 2 मिनट बाद में, एवरी 2 मिनट्स रेस्क्यूअर चेंज, ठीक है, रेस्क्यूअर चेंज, ठीक है, एवरी 2 मिनट बाद में रेस्क्यूअर चेंज होगा। अच्छा, इसके अलावा 6 to 8, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, 30/2 का अगर इसके अंदर रेशियो होगा 1 रेस्क्यू है, 1 रेस्क्यूअर है तो भी, और अगर 2 रेस्क्यूअर है ना, यानी कि सर 2 रेस्क्यू करवा रहे हैं तो भी 30/2 का ही कंप्रेशन होगा, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में होता है इसके अंदर, आप लिखते जाए इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इसके अंदर पाया जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद में क्या होता है सर, कंप्रेशन के बाद में होता है कि सर एवरी 6 to 8 सेकंड बाद में, यानी कि एवरी 6 to 8 सेकंड सर पिंच करके नोज को और सर ब्रीथिंग दी जाती है, ठीक है। 6 to 8 सेकंड, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 6 to 8 सेकंड तक पिंच करके नोज को, और फिर क्या दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है माउथ टू माउथ। देन उसके बाद में सर एवरी 6 to 8 सेकंड के बाद में देखी जाती है। देन कैरोटिड पल्स कितनी टाइम तक देखी जाती है, कैरोटिड जो पल्स होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सर 5 to 10 सेकंड तक होता है, ठीक है। 5 to 10 सेकंड तक क्या देखा जाता है सर, कैरोटिड पल्स को देखा जाता है। और अगर मैं कोई क्वेश्चन ये आता है कि भाई सीपीआर आप दे रहे हो लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक की जाएगी, तो इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए क्या किया जाएगा सर, इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए अगर चेस्ट राइज कर रही है, चेस्ट इज राइजिंग, इट शोज अबाउट द इफेक्टिवनेस, यानी कि चेस्ट अगर राइज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो वो चेस्ट राइज होता है वो इफेक्टिवनेस को बताता है, किसकी, सीपीआर की, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, सीपीआर के बारे में। एवरी पॉइंट इज ए क्वेश्चन, एवरी पॉइंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप याद करते जाना, लिखते जाना, ठीक है। देन उसके बाद 6 to 8 सेकंड तक ये सारे सब कुछ होता है, ये टाइम, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, प्लस में ये 6 to 8 सेकंड तक इसको होता है। देन उसके बाद में होता है कि भाई बच्चा क्या है, अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर 8 से 10 साल का बच्चा है तो उसके अंदर कैसे किया जाएगा। अच्छा, इसका वो बात है कि भाई कितना कंप्रेशन किया जाता है, तो कंप्रेशन इसके अंदर तो होता है ना, वो तो होता है कितना, 2 से 2.5 इंच। लेकिन क्वेश्चन देखो होता तो यही है, लेकिन एग्जाम के अंदर है ना समटाइम्स 1.5 से 2 आता है, ठीक है, अडल्ट के अंदर, तो राइट आंसर तो यही होता है, ठीक है, बाकी 2 से 2.5 होता है। अच्छा, और एटलीस्ट 2 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 तो मिनिमम होना ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो पोजीशन होती है, ठीक है, पोजीशन होती है वो होती है रोज पोजीशन या फिर फ्लैट पोजीशन, ठीक है, रोज पोजीशन या फिर फ्लैट पोजीशन होती है, ये पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, और लोकेशन क्या होती है उसकी, भाई कहां लोकेशन कहां किया जा सकता है, तो दैट इज मिड स्टर्नम या फिर लोअर हाफ स्टर्नम, ठीक है, मिड स्टर्नम या फिर लोअर हाफ स्टर्नम के ऊपर भी ये किया जा सकता है। तो ये था अडल्ट के बारे में सारा सब कुछ जो पूछा जाता है, किया जाता है, ठीक है, लिखते जाना, एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद में आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो इसके अंदर पूछा जाता है फ्रॉम द, कि सर अगर चाइल्ड के बारे में बताऊं तो सर जो चाइल्ड होता है उसके अंदर जो सीपीआर दिया जाता है दैट इज हील, ठीक है, हील होती है ऑफ हैंड, उसके द्वारा दिया जाता है, प्लस में भाई जो ये पाम का जो हिस्सा होता है इस हील के द्वारा उसको दिया जाता है। अच्छा, 1.5 से 2 इंच की कंप्रेशन किया जाता है, ठीक है, और जो आर्टरी चेक की जाती है विच इज फीमोरल आर्टरी चेक की जाती है, इसके अंदर कौन सी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी चेक की जाती है, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर 8 to 10 ईयर्स, ठीक है। और ये पोजीशन होती है हील बाय हैंड की होती है, और अगर 2 रेस्क्यू है ना, 2 रेस्क्यू है जब, तो 30/2 का, और अगर 1 रेस्क्यू है तो 15/2 का रेशियो, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है, ये इसका मेथड होता है, ये इसके अंदर होते हैं। चाइल्ड के बाद में अगर मैं नियोनेट की बताऊं आपको, नियोनेट के बारे में बताऊं कि नियोनेट के बारे में क्या होता है, तो सर नियोनेट के अंदर वही होता है, यहाँ पे 1 से 2 इंच की जगह सर 0.5 से 1 इंच होता है, ठीक है, और प्लस में हील ऑफ हैंड और थंब भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, एंड थंब भी यूज किया जा सकता है, थंब ऑफ, पर यहाँ पे हील नहीं, यहाँ पे फिंगर्स आएगा, ठीक है, फिंगर्स ऑफ हैंड
प्लस में थंब ऑफ हैंड, यानी कि अगर वन रेस्क्यूर है ना, वन रेस्क्यूर है, जब तो ये यूज किया जाएगा, ठीक है, वन रेस्क्यूर है तो क्या हैंड, और अगर दो रेस्क्यूर है तो, टू रेस्क्यूर है तो फिंगर यूज की जाएगी, ठीक है। थंब यूज किया जाएगा। 0.57 इंच की ये होती है, फीमोरल आर्टरी की जगह सर ब्रैकियल आर्टरी यूज की जाती है, ठीक है। और टू रेस्क्यूर तो 30/2, वन रेस्क्यूर तो 15/2। ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, सीपीआर के बारे में। एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन, एवरी पॉइंट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हर चीज को आप समझते जाना, सिंपल है। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन आप बस इतना याद रखिए, अगर मैं आप अपने आप को इमेजिन करके प्रैक्टिकल के अंदर कि अगर मैं कोई वार्ड के अंदर जाता हूं और उस टाइम पे कोई पेशेंट नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ है, मैंने जाते साथ में उससे उसके बारे में पूछा, भाई उठ जा, कौन है, क्या है नहीं, जो भी उसके बारे में इंट्रो पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया, पेशेंट जीरो रिस्पॉन्सिव है। देन उसके बाद यू हैव टू चेक अबाउट दैट पल्स, कि उस पेशेंट की पल्स क्या है, विच पल्स। अगर बच्चा है जब तो ब्रैकियल पल्स, अगर नियोनेट या फिर बच्चा है, या फिर अगर बड़ा आदमी है, अडल्ट है, तो यू हैव टू चेक दैट दिस इज कैरोटिड पल्स। एंड वो चेक करने के बाद में अगर ना ये पल्स मिलती है, प्लस में पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव होता है, तो फिर आप कोड एक्टिव ब्लू करोगे, मतलब कि जो एक्टिव कोड ब्लू कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सभी को पता चल जाएगा कोई पेशेंट को सीपीआर की जरूरत है और चेस्ट पल्मोनरी रिससिटेशन की जरूरत है। तो क्या किया जाएगा, ये करने के बाद में सीपीआर शुरू किया जाएगा, कॉम्प्रेशन दिया जाएगा। अडल्ट है तो 1.5 से 2 इंच तक, और लोअर मिड स्टर्न के ऊपर, और 30/2 का रेशो होगा, और 2 मिनट के अंदर 30/2 की 5 साइकिल होगी। एवरेज 6 से 8 सेकंड तक उसको पिंच करके नोज को और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दी जाएगी। देन उसके बाद में सर 5 to 10 सेकंड तक उसकी कैरोटिड पल्स चेक की जाएगी। ये जितने भी पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हाँ मैं सीपीआर सही दे रहा हूं, उसके लिए उसकी चेस्ट राइज होगी, ये देखना पड़ेगा। प्लस में अगर बच्चा है तो फीमोरल आर्टरी चेक की जाएगी, प्लस में 1 से 1.5 से 2 इंच उसकी होगी, मिनिमम तो 1.5 तो होनी चाहिए। और हील ऑफ पाम का यूज किया जाता है, और इसके अंदर कोई और नहीं है। देन उसके बाद अगर 30/2 का कॉम्प्रेशन अगर एक आदमी है, अगर 2 आदमी है तो 15/2 का होता है। और ऐसी बच्चे के अंदर होती है, उसके अंदर ब्रैकियल आर्टरी यूज की जाती है, और 0.5 से 1 इंच होता है। प्लस में बस ये उसके अंदर पूछा जाता है 30/2 का, अगर 2 है तो, और अगर एक है तो, और अगर 2 है तो 15/2 का। तो ये था सारे सीपीआर के बारे में, जो इसके बारे में पूछा जाता है और होता है, क्वेश्चंस यहीं से आता है। अगर मैं इसके 1-2-4 कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊं कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीपीआर, अगर आप दे रहे हो तो याद रखना रिब फ्रैक्चर कर सकता है ये, ठीक है, रिब फ्रैक्चर होता है। प्लस में कॉलर बोन फ्रैक्चर हो सकती है, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। तो ये था किसके, इसके फ्रैक्चर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, आसान तरीके से सीखने को मिला हो। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं ऐसी नई मेडिकल वीडियोस डालता रहूंगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन है जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना। आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखिए तो एक लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये चैनल आपका ही है और मैं ऐसी मेडिकल वीडियोस डालता रहूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।